नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ब्रिक्स के दो देशों ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो दुनिया के सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुका है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। जी हाँ, ये वही BRI है जिससे जुड़कर चीन ने कई देशों में अपने बड़े बड़े सपने बुनने शुरू किए थे। लेकिन आज लगता है इन सपनों की जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल रही है। देखिए, BRI चीन के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये उसकी वैश्विक दबदबे का सपना है। हाल ही में ब्राजील ने चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर रहने का फैसला किया। इस फैसले के बाद ब्राजील दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है जिसने BRI का समर्थन नहीं किया। पहले भारत ने इस पर साफ इनकार कर दिया था और अब ब्राजील ने भी इस चाइनीज जाल से खुद को दूर कर लिया है। ब्राजील का कहना है कि हम कोई संधि नहीं कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब ब्राजील जैसा बड़ा देश ऐसा कहे तो चीन के सपनों पर पानी तो फिर ही जाएगा। ब्राजील के इस फैसले का खास महत्व है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्लान था कि 20 नवंबर को उनकी ब्राजील यात्रा के दौरान इसे फाइनल किया जाए, लेकिन ब्राजील ने चीन के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है। और ये बात बहुत कुछ कहती है कि अब ब्रिक्स देश चीन के इस जाल से दूर रहना चाहते हैं। ये भारत के लिए भी एक बड़ी सफलता है। अब ब्राजील के इस कदम के बाद ब्रिक्स में चीन की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हो सकती है, क्योंकि अब इस पहल को भारत के बाद ब्राजील का भी साथ नहीं मिला। देखिए, ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन में जब चीन का BRI प्रोजेक्ट भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों से ही सपोर्ट नहीं पा रहा, तो ये चीनी सपना पानी पानी होना तो तय है। कई देश अब चीन के BRI प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉलोनिज्म का नया रूप बनता जा रहा है। जब बड़े देश इसे नहीं मानते तो छोटे देश भी अब सतर्क रहेंगे, खासकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के छोटे देश जो पहले BRI के नाम पर कर्ज ले चुके हैं और अब कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। वो भी अब सोचेंगे कि क्या उन्हें चीन का ये दबाव स्वीकार करना चाहिए। चीन चाहता है कि इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा ले और उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने कब्जे में ले ले। भारत पहले ही BRI को लेकर अपनी चिंताओं को साफ कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों के खिलाफ है। और देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। किसी और के इलाके में घुसकर अपनी सड़कें बनाना, ये तो एकदम से जमींदारी वाला अंदाज हो गया ना, कि किसी और के खेत में घुसकर अपनी फसल बो दी जाए। सोचिए जरा, ब्रिक्स का असली किंग कौन बनता जा रहा है? भारत। जी हाँ, जैसे जैसे भारत और ब्राजील ने BRI में शामिल होने से मना किया, चीन का एक बड़ा सपना चकनाचूर हो गया। ब्रिक्स में छोटे देश भी अब सोच रहे हैं कि जब भारत और ब्राजील जैसे बड़े देश इस जाल से दूर रहना चाहते हैं तो हमें भी इससे बचना चाहिए। यानी कि चीन को ऐसे समय पर झटका मिल रहा है जब उसकी आर्थिक हालत बदहालत हो रही है। जब से कोरोना का तूफान आया, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी हलचल मच गई और चीन, जो खुद को दुनिया का आर्थिक बेताज बादशाह समझता था, उसकी हालत भी एकदम से डगमगा गई। अब स्थिति यह है कि वही चीन भारत से भी मदद की आस लगाए बैठा है। सोचिए, जो चीन एक समय हमें आर्थिक कूटनीति में हराने की कोशिश करता था, अब उसी को भारत का सहारा चाहिए। इसी कारण भारत के बॉर्डर से वो अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद बुरी तरह से हिल गई। पहले कोरोना के चलते उसका निर्यात ठप हो गया और उसके बाद दुनिया भर में चीन के प्रति नकारात्मकता बढ़ी। कई बड़े देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने तो कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। इसके चलते चीन की टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर हुआवे जैसी कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। फिर एक और मुद्दा आया, रियल एस्टेट संकट। चीन में एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ये रियल एस्टेट कंपनियां अरबों डॉलर के कर्ज में थी और जैसे ही इनका बबल फूटा, चीन की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। यानी कि गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के बुरे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो भारत से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसकी मुसीबत कम नहीं हो रही। अब उसे BRI में झटका लगना शुरू हो गया है। अब जरा चीन के BRI के मकसद पर गौर कीजिए। वैसे तो ये कहने में आता है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मकसद देशों को कनेक्ट करना है, लेकिन हकीकत में ये कनेक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का कर्ज जाल भी बन चुका है। BRI का ये पैटर्न देखिए कि ये देशों को अपने विकास के नाम पर कर्ज तो देता है,
लेकिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनसे उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस या संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। इसे आप डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देश इसे लेकर पहले ही सवाल उठा चुके हैं, लेकिन चीन इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम देकर पेश करता है। भारत और ब्राजील के अलावा कई ऐसे देश हैं जो चीन के इस कर्ज जाल वाले प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों ने BRI के तहत कर्ज लिया और अब वो उसी कर्ज के तले दबे हुए हैं। यहां तक कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह का कंट्रोल चीन को देना पड़ा। असल में ये चीन का अपना इंपीरियल एजेंडा है। वो ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक और सैन्य दबदबे को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में भी CPEC के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज दिया गया, पर कर्ज की भरपाई कैसे होगी ये आज तक पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आया। अब दोस्तों, कजाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का बड़ा देश है, उसने भी BRI में शामिल होते हुए सावधानी बरती। उन्होंने चीन के साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि इसके चलते उनकी आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अब वो BRI के तहत अपने प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे रोक रहे हैं और बाहरी हस्तक्षेप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मलेशिया में भी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाने की कोशिश की थी। उन्होंने मलेशिया में रेलवे और पोर्ट्स के लिए अरबों डॉलर का निवेश शुरू किया, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने इस खेल को भांप लिया। उन्होंने BRI को एक नए औपनिवेशिक साम्राज्य का नाम देते हुए कहा कि हम किसी और देश के नियंत्रण में नहीं आना चाहते। मलेशिया ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया और चीन के साथ डील्स पर दोबारा बातचीत शुरू की, जिससे कर्ज का बोझ कम हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन के बुरे दिन चल रहे हैं। उसकी आंतरिक स्थिति हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। चीन के अंदर बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, खासकर युवा वर्ग में। एक अनुमान के मुताबिक 16 से 24 साल के लगभग 20% युवा बेरोजगार हैं। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो घरेलू मांग भी गिरेगी। चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर आधारित था, लेकिन अब घरेलू बाजार भी कमजोर पड़ रहा है। जबकि हमारा देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसकी मार्केट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत चीन से सामान मंगवाना बंद कर दे तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत ने पहले ही कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है और चीन के प्रति सख्त नीति अपनाई है, लेकिन चीन को मालूम है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी बन सकती है। अब भारत के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो चीन के सामने अपनी शर्तें रखें, चाहे वो सीमा विवाद हो या ट्रेड। भारत अपनी मजबूत स्थिति में है और चीन को झुकाने का अवसर मिल रहा है। ऐसा तभी हो पाया जब भारत अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और चीन के खिलाफ डटकर लंबे समय से खड़ा रहा। चीन चारों तरफ से घिर चुका है, ऐसे में भारत की तरफ मदद की नजर से देख रहा है। अमेरिका और यूरोप से ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी बैन के कारण चीन की बड़ी टेक कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, जिसमें अलीबाबा और टेंसेंट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।